आपको दिखाई दे रहा है पेज, ये हमारी आज की यूनिट है जो हमने आज डिस्कस करनी है, ठीक है। जिसमें एक आएगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन की चतुस्योजकता, जिसमें हमारे को मेन कैकुले और वांट हाफ ली बेल थ्योरी दो बताई हुई, कैकुले और वांट हाफ ली बेल थ्योरी। लेकिन अपने थोड़ा बहुत इसमें और भी डिस्कस करेंगे, जैसे लेडेनबर्ग ने प्रिज्म स्ट्रक्चर दी थी, ठीक है, डेवार ने स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। उसके बाद ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का कक्षक निरूपण। तो इसके लिए हमारे को चाहिए होता है संकरण, संकरण चाहिए होता है ना। तो संकरण पहले करेंगे हम लोग, sp sp2 sp3 मेन हमारे को यही दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। लेकिन यहाँ मैं आपको सारे बता दूंगा, sp3d भी बता दूंगा, sp3d2 भी बता दूंगा, sp3d3 भी बता दूंगा, क्योंकि वो आगे हमारे को दूसरे चैप्टर में चाहिए। तो संकरण हम सारा यही कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन यानी एथाइन, एथिलीन यानी एथीन और मिथेन, तीन की कक्षक संरचना। कक्षक संरचना हमारे को वो बनवाएगा नहीं, मैं बनाकर आपको प्रश्न बता दूंगा कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा। मैं बना दूंगा संरचना, लेकिन आपको प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल, ये संकरण से ही सोल्व हो जाता है, ये वाला टॉपिक संकरण से ही सोल्व हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता हमारे आवर्त सारणी का टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, ध्रुवीय प्रकृति, सहसंयोजक बंध की ध्रुवीय प्रकृति, तो यहाँ मैं आपको ध्रुवीय और अध्रुवीय कैसे छांटना है वो भी बता दूंगा। उसके बाद फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश और कार्बन की, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, ये इकट्ठा ही है, ये कोमा नहीं है, यहाँ डैश है बीच में, ठीक है ना, यहाँ बीच में डैश है। कार्बन हेलोजन बंध की ध्रुवता, कार्बन हेलोजन बंध की ध्रुवता, ये टॉपिक है जिसमें से आज हमारा टारगेट रहेगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके इसको और यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, यानी आधी यूनिट हम आज कंप्लीट कर देंगे और आधी यूनिट हम कल कंप्लीट कर देंगे, तो पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी कल। अभी हम लोग विलोपन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, एक बार विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, निर्जलीकरण यानी जल का निकलना, निर्जलीकरण यानी जल का निकलना, अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है अपने को, अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे मैंने एथेनॉल लिया, एथेनॉल, एथ में कार्बन बताओ कितने होते हैं, कार्बन एथ में दो कार्बन, बिल्कुल दो कार्बन, और एन यानी सिंगल बॉन्ड, और ओल यानी OH। अब बंद पूरे करेंगे तो ये वाले 3H लगा देंगे यहाँ, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3H यहाँ लगे, 2H यहाँ लगे। अब हमने जल निकालना है, माइक बच्चे बराबर ऑफ कर दिया करें, जल को निकालना है ना। तो इसके लिए हमारे को सांद्र H2SO4 की जरूरत पड़ती है जल निकालने के लिए। टेम्परेचर यहाँ 443 केल्विन रखा जाता है। जल का सूत्र बताओ, जल का सूत्र HOH, बहुत बढ़िया, HOH लिखोगे हमेशा, HOH। तो आपने HOH निकालना है। अब आप यौगिक देखो, क्या आपको OH दिख रहा है कहीं, क्योंकि आपको चाहिए HOH, तो OH दिख रहा है, तो आपने पहले OH निकाला, ठीक है, OH निकाला। OH किससे निकाला आपने, किस परमाणु से निकाला OH, किससे जुड़ा हुआ था OH, CH2 से। OH जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ है, देखो OH इससे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ। तो जब हमने एक बंद इसका खाली कर दिया, एक समूह इससे निकाल दिया, तो OH हमने, OH जो हमारे को चाहिए था वो हमने इस CH2 से निकाल लिया। तो अब हमारे को H और चाहिए, तो H किससे लाएं, H, हाँ बिल्कुल पड़ोसी से, ये ध्यान रखना बस।
अगर आपने एक बंद इसका खाली कर दिया है तो अगला बंद एक OH इससे निकाल दिया है तो H इसके पड़ोसी से निकालना है। CH3 से H निकाला, तो जब हमने CH3 से H निकाला तो वहाँ क्या रह गया, CH2 बंद खाली हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 इसका बंद भी खाली था, दोनों का बंद खाली हो गया, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी, तो दोनों मिलके रहेंगे या नहीं रहेंगे बताओ? दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, जब मिलके रहेंगे। अब इसका एक बंद खाली है, इसका भी एक बंद खाली है, तो दोनों आपस में मिलके रहेंगे यानी बॉन्ड बना लेंगे, तो इस प्रकार एथीन बन जाएगी। ये एथीन बन गई। क्लियर? अदर स्टूडेंट बोर्ड सीन हो रहा है? अदर स्टूडेंट हो रहा है बच्चे? तो आपका जिसका इंडिविजुअली बोर्ड में दिक्कत है वो कट करके वापस ज्वाइन करें। हाँ जी, ये तो टेम्परेचर है, ये तो कैटलिस्ट है, ये तो उत्प्रेरक है। आपको मेन प्रोडक्ट देखना है, जल निकालना है, तो OH यहाँ से निकाला, ठीक है, OH यहाँ से निकाला, तो OH जुड़ा हुआ था किससे? CH2 से, तो H किससे निकालोगे? H CH2 के पड़ोसी से, CH2 का पड़ोसी था CH3, तो यहाँ से H निकाल लेना है। अब यहाँ देखो कितने H हैं यहाँ टोटल, इसके पास कितने H हैं? 3, तो आपने एक निकाल लिया तो यहाँ 2 रह गए, एक बॉन्ड खाली हो गया H निकालते, ठीक है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, आगे आ गया CH2 और बॉन्ड खाली हो गया क्योंकि वो चला गया यहाँ से। अब दोनों का जब एक एक बॉन्ड खाली हो गया तो ये दोनों जोड़ दोगे और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? अब अगला एग्जांपल देखो, इसमें ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, तो बताओ ब्यूट में कितने कार्बन? ब्यूट में 4 कार्बन, 1 2 3 4, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड लगाया हमने सब में, 2 नंबर पे ओल यानी OH जुड़ा है, 2 नंबर पे OH जोड़ दिया OH 2 नंबर पे। अब बंद पूरे करो इसके, बंद पूरे करो इसके। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस कार्बन ने 1, तो यहां 3 H लगा दोगे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड हैं इस कार्बन के? 3, तो यहाँ 1 H लगा दोगे। इसके 2 हैं तो यहाँ 2 H लगा दोगे, इसके 3 है तो यहाँ 3 H लगा दोगे, ठीक है। अब आपका टारगेट है जल निकालना है, सांद्र H2SO4 443 केल्विन, जल निकालना है। जल का फार्मूला हो गया HOH। तो अब आपको OH तो आपने यहाँ से निकाल लिया, OH तो आपको दिख रहा है, ये वाला OH तो ये पड़ा, तो यहाँ से OH निकाल लिया। किससे जुड़ा हुआ था बताओ? OH CH से, OH जुड़ा हुआ था CH से, है ना, OH CH से जुड़ा हुआ था। अब H निकालोगे CH के पड़ोसी से, कितने पड़ोसी हैं बताओ CH के? 2 ही पड़ोसी है। ये वाला तो इस CH का पड़ोसी थोड़ी है, या CH का पड़ोसी है बताओ, है ना, 2 ही पड़ोसी हैं इसके। अब आप ये देख लो, क्या दोनों पड़ोसी एक जैसे हैं क्या? एक पड़ोसी तो है CH3, एक पड़ोसी है CH2, क्या दोनों पड़ोसी सेम है क्या? अलग अलग है ना, एक CH3 एक CH2 है, एक CH3 है और एक CH2 है। तो आपने एक बार H इससे निकालना है और एक बार H इससे निकालना है, यानी 2 उत्पाद बनेंगे, यहाँ 2 उत्पाद बनेंगे। एक बार जब H इससे निकाल दोगे, CH3 से निकाल दोगे, और एक बार जब H CH2 से निकाल दोगे, तो जब आप CH3 से H निकालोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? CH2, H निकाल दिया हमने, है ना, CH2 बॉन्ड खाली हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड भी खाली हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3।
अब जो खाली बॉन्ड है उनका क्या करोगे? बहुत बढ़िया, इनको मिला देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा उत्पाद सोचो, दूसरा उत्पाद प्लस। अब क्या करोगे? H इससे निकाल लोगे, इससे। तो अब चलो शुरू से क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH का बॉन्ड खाली, फिर आपने CH2 से H निकालना है, तो क्या रह जाएगा यहाँ? CH, इसका बॉन्ड खाली, सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या करोगे? खाली खाली बॉन्ड को आपस में मिला देंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। ये मिला दिया और ये डबल बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार एक तो बना ब्यूट 1-इन, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, देखो एक नंबर पे, तो ये तो हो गया 1-इन। और नीचे वाला क्या बन गया? ब्यूट 2-इन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो 1-2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। तो एक तो बना ब्यूट 1-इन और एक बना ब्यूट 2-इन। अब बात यह है कि बड़ा मुख्य उत्पाद कौन सा है, ज्यादा अमाउंट में कौन बना दोनों में से? तो हमें ब्यूट 2-इन कैसे बना? ब्यूट 2-इन बनेगा, कैसे बनेगा वो देखो। डबल बॉन्ड तो ब्यूट 1-इन में भी है, ये बना ब्यूट 2-इन, दोनों लिखेंगे हम लोग। तरीका बता रहा हूं आपने कैसे छांटना है। और एक बना ब्यूट 1-इन, ब्यूट 1-इन। अब ये बताया जाता है सैतजैफ नियम से या सत्तजैफ नियम से, जो भी आप बोलते हैं। सत्तजैफ नियम बताता है कि अगर किसी अभिक्रिया में एक से ज्यादा एल्कीन बन जाती हैं, एक से ज्यादा एल्कीन बन जाती हैं, तो मुख्य कौन सी होगी, उसे कैसे छांटना है। जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, इसमें यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये रहा, और इसमें डबल बॉन्ड ये रहा। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है ना, उनको बॉक्स में डाल लो। एक सिंपल सा तरीका है सत्तजैफ नियम का। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बॉक्स में डाल लो, यहां भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बॉक्स में डाल लो। दोनों में मैंने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बॉक्स में डाल लिया। क्लियर? अब आप देखिए बॉक्स के बाहर, बॉक्स के जस्ट बाहर, या इस बॉक्स के बाहर कितने कार्बन है? जस्ट बाहर, बिल्कुल जस्ट बाहर कितने कार्बन? 2 कार्बन, एक इस साइड और एक इस साइड, यानी इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हैं। जो कार्बन है ना वो एल्किल समूह ही है, 2 एल्किल समूह। और इसमें बॉक्स के जस्ट बाहर कितने कार्बन है? तो बॉक्स के जस्ट बाहर एक, ये वाला, ये वाला, तो इसमें 1 एल्किल समूह है। ठीक है, 1 एल्किल समूह है। और सत्तजैफ नियम कहता है जिसमें जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, वही मुख्य उत्पाद होता है। तो इसके साथ तो बाहर 2 एल्किल समूह जुड़े, इसके साथ 1 एल्किल समूह जुड़ा, तो मुख्य उत्पाद जो होगा वो ब्यूट 2-इन हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं, और ये लघु उत्पाद हो जाएगा। अब ब्यूट 2-इन तो यहां बनता है 80% और ब्यूट 1-इन बनता है 20%। तो सत्तजैफ नियम क्या कहता है? यदि किसी अभिक्रिया में एक से ज्यादा एल्कीनें बन जाती हैं, तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े हैं, द्विबंध वाले कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े हैं। समझ आई या नहीं आई? तो ये आपके पास विलोपन अभिक्रिया थी। सत्तजैफ नियम मैंने मेन बताना था आपको। क्लियर? चलें आगे। तो अब आज की यूनिट जो हमारी है, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस करनी है, उसमें सबसे पहला पॉइंट अब फिर देख ले यूनिट में, वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये यूनिट है आपकी। इसमें मेन कार्बन की संयोजकता और संकरण है। कार्बन की संयोजकता में 2 सिद्धांत, एक तो वान टॉफ ली बेल और एक कैकुले। कैकुले सिद्धांत जो है वो मेन
एरोमेटिक यौगिकों पे लागू होता है, एरोमेटिक पर यानी बेंजीन जैसी यौगिकों पर, और 1/2 जो है वो एलिफेटिक पर, सिंगल बॉन्ड वाले एलिफेटिक पर। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं कार्बन की चतुस्योजकता पे। कार्बन की चतुस्योजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन बताओ कितने नंबर पे आता है। पहले तो ये देखिए इसकी टेट्रावैलेंसी क्यों है, क्यों 4 बॉन्ड बनाता है, कितने नंबर पे आता है बताओ ये। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु 6। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2, दूसरे में 4। ठीक है, तो बाह्य कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक का नियम क्या कहता है, कितने होने चाहिए, 8, है ना। तो अब ये स्थायी होने के लिए क्या करे, या तो ये 4 ग्रहण करे, क्योंकि 4 ग्रहण करे तो +4 8 हो जाए, या ये वाले 4 त्याग दे जो इसके पास पड़े, जो इसके पास पड़े ना, ये वाले 4 ये त्याग दे तो भी ये स्थायी हो जाएगा, क्योंकि ये वाले 4 त्यागते इसका बाह्य कोष पहला रह जाएगा, जो पूरा भरा होगा तो ये स्थायी हो जाएगा, है ना। तो या तो कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और या क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो जब ये 4 ग्रहण करेगा, अभी इसके पास खुद के पास 6 है, जब ये 4 ग्रहण करेगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर प्लस आवेश आता है या माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा यार। इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे, तो जब आप में कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, जब आप में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, आप में जुड़ जाए, आप अपने पर लेके चलें, आप में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो आप पर क्या आवेश आ जाएगा बताओ, आप में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो कार्बन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना, कार्बन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, बच्चे माइक ऑफ कर दें प्लीज, माइक बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैं रिमूव कर दूंगा उस बच्चे को, बीच में परेशानी आ गई, आप माइक बराबर ऑफ कर दिया करें, अदरवाइज उस बच्चे को मैं फिर कल ही क्लास लगेगी उसकी। अब ध्यान रखना, आप ऑन करते हैं तो ऑफ भी करें उसको। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो ये -4 बन जाएगा, C-4, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर प्लस आवेश आएगा, तो ये C+4 बनेगा। लेकिन कोई भी परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना ही तो वो ग्रहण कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो बहुत कम ऊर्जा निकलती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम ऊर्जा निकल पाती है। कारण देखो उसका, कार्बन था, 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे तो निकलते नहीं, ठीक है, पहले मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये C+ बन गया, C+। अब क्या आवेश आ गया इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालते ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस का 1 आ गया, है ना। अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालना है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्लस से निकालना है, यहां से निकालना है दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या प्लस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या, बताओ, जिस पे प्लस आवेश है। प्लस क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, प्लस अब क्या करता है, आकर्षित करता है ना। तो प्लस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, जाने नहीं देगा जल्दी से, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब सपोज कि आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, अब आ गया प्लस का 2, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या इससे, नहीं, क्योंकि अब प्लस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को और प्रबल रूप से बांधेगा, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। इसलिए कार्बन
4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कौन सी ऊर्जा है? आयनन ऊर्जा। तो उच्च आयनन ऊर्जा के कारण कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाता, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाता। अब सपोज आपने मान लो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन था, आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, और इलेक्ट्रॉन जोड़ते तो ऊर्जा मुक्त होती है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो मुक्त होती है तो माइनस का निशान लगाएंगे हम लोग, माइनस का। ई ए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो माइनस आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आ गया। अब आप एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है इसमें, तो क्या बताओ, अब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा क्या इसमें? बताओ, जुड़ सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन? माइनस माइनस में क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? माइनस माइनस में प्रतिकर्षण। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ना मुश्किल है, यानी यहां कम ऊर्जा निकलेगी। अब यहां ऊर्जा ज्यादा निकलती है, धीरे धीरे ये ऊर्जा कम होती जाएगी। देखो, अब मान लो दूसरा भी जुड़ गया, ये C-2 बन गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है। अब देखो ये -2 है, -2 और माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ऊर्जा और कम निकलेगी। जितना ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाएगा ना, उतनी कम होती जाएगी ऊर्जा, और कम हो गई। अब -3 बन जाएगा, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि -3 और माइनस में बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं कर पाता। इसका कारण क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता, यानी ऋणायन नहीं बना पाता। तो उच्च आयनन ऊर्जा के कारण 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाता, यानी C+4 नहीं बनता, और कम इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण C-4 भी नहीं बनता। फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन इसको तो चाहिए, अष्टक कैसे पूरा करेगा? ना तो ये 4 सहसंयोजक बंध बना लेगा, ये साझा करेगा, इसलिए कार्बन साझा करता है। नहीं तो कार्बन 2 ऑप्शन थे, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता या ग्रहण कर लेता, परंतु ना तो ये त्याग पाया ना ग्रहण कर पाया। तो फिर ये क्या करता है? साझा करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन के साझे से कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन्हीं 4 सहसंयोजक बंधों को लेकर वान टाफ ने सिद्धांत दिया था। वान टाफ सिद्धांत क्या था? वान टाफ सिद्धांत देखो, वान टाफ ने बताया था कि कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। पता है ना आज सबको, कार्बन कैसी संरचना बनाता है? चतुष्फलकीय, जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड एक दूसरे के साथ चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ बंध कोण जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बंध कोण कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये चतुष्फलकीय संरचना किसने दी थी कार्बन की? वान टाफ, वान टाफ और ली बेल ने, वान टाफ और ली बेल ने, वान टाफ और ली बेल ने। तो वान टाफ और ली बेल ने चतुष्फलकीय संरचना दी। रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार इनको ही मिला हुआ है, रसायन विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार। तो वान टाफ द्वारा सुझाई गई संरचना कौन सी है? वान टाफ ने कौन सी संरचना सुझाई थी? चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय इन्होंने कैसे आइडिया निकाला चतुष्फलकीय का? देखो, सबसे पहले जो संरचना दी गई थी ना कार्बन के 4 बॉन्ड, वो वर्ग समतलीय संरचना दी गई थी, वर्ग समतलीय। परंतु ये फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? देखो, इसमें यह माना गया कि कार्बन जो है वो एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित है। कार्बन इसके बिल्कुल बीचों बीच है, और इसके 4 बॉन्ड वर्ग के 4 कोनों पर हैं, 4 बॉन्ड वर्ग के 4 कोनों पर हैं। मान लो इसके साथ 2 ए जुड़े हैं और 2 बी जुड़े हैं, कोई भी कॉमन ग्रुप मान लिया मैंने, 2 ए और 2 बी जुड़े हैं। अब बताओ, दोनों ए सेम साइड है या नहीं है? बताओ,
सेम साइड है ना, तो ये बना समकक्ष रूप, समकक्ष रूप सिस फॉर्म। स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, स्केयर प्लेनर, ये बन गया समकक्ष, क्योंकि दोनों ए सेम साइड में है, ठीक है, और दोनों बी भी सेम साइड में है, दोनों बी सेम साइड में, समकक्ष है। अब इसमें अगर ये व्यवस्था आ जाती, जिसमें एक ए यहां होता, दूसरा ए यहां होता, एक भी यहां होता, दूसरा भी यहां होता, अब बताओ ए सेम साइड है क्या? नहीं है, तो ये बन जाता विपक्ष रूप, ट्रांसफॉर्म, विपक्ष रूप। तो जब वर्ग समतलीय संरचना मानी जाती है ना, तो कार्बन दो तरह के विन्यास रखता है। कौन कौन से? या तो समकक्ष विन्यास रखेगा या फिर विपक्ष विन्यास रखेगा। परंतु ये प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वो समकक्ष विपक्ष रूप नहीं बनाता, वो समकक्ष विपक्ष रूप नहीं बनाता। जबकि वर्ग समतलीय में क्या है बताओ, समकक्ष विपक्ष बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बताओ, बन रहे हैं। और जबकि एकल बंध होने की स्थिति में कार्बन जो होता है, एकल बंध की स्थिति में कार्बन समकक्ष विपक्ष रूप नहीं बनाता। अगर वर्ग समतलीय संरचना सही मान ली जाती तो कार्बन के समकक्ष और विपक्ष रूप बने, लेकिन वास्तव में क्या है, जब कार्बन एकल बॉन्ड रखता है, सिंगल बॉन्ड रखता है, तो समकक्ष विपक्ष बनाता है क्या? नहीं बनाता। ये प्रैक्टिकली फाइंड किया गया कि वो समकक्ष विपक्ष नहीं बनाता। तो इसलिए वर्ग समतलीय संरचना स्वीकार नहीं की गई। तो वर्ग समतलीय संरचना को स्वीकार नहीं करने का मुख्य कारण क्या रहा? क्या रहा मुख्य कारण, क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्योंकि वर्ग समतलीय में समकक्ष विपक्ष रूप बनते हैं, इसलिए वर्ग समतलीय को स्वीकार नहीं किया गया। अब देखो दूसरी स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर जो सुझाई गई वैज्ञानिकों द्वारा, वो सुझाई गई वर्ग पिरामिडी, स्केयर पिरामिडल, वर्ग पिरामिडी संरचना। स्केयर पिरामिडल, वर्ग पिरामिडी क्या है? देखो, जैसे मेरे हाथ में ये बुक है, दिख रही है बुक? बुक देख रहे हैं आप सभी? अब आप देखें, ये वर्ग है, एक वर्ग है वर्ग। अब कार्बन इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, यहां है कार्बन की पोजीशन। कार्बन क्या है, इस वर्ग से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है यहां। अब आप इस वर्ग, नीचे वाले वर्ग के कोनों से मिला के देखें कार्बन को, थोड़ा सा दिमाग में रखना। यहाँ कार्बन का एक बंध यहां बना, एक बंध यहां बना, एक बंध यहां बना, एक बंध यहां बना, तो बताओ पिरामिड दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताओ, पिरामिड जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताओ, ये दिखेगा ना पिरामिड जैसा। भाई एक बंद, ये कार्बन है, यहां से आप चार बंद निकाले तो ये पिरामिड जैसा दिखेगा। तो ये बन गया वर्ग पिरामिडी, मतलब नीचे तो वर्ग है और वर्ग के बिल्कुल ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। क्लियर? तो अब कैसी संरचना सुझाई गई? देखो, ये तो मान लो नीचे वर्ग है और इस वर्ग के बिल्कुल ऊपर यहां कार्बन पड़ा है, इस पोजीशन पर ये कार्बन है ना। अब आप देखिए कार्बन के चार बॉन्ड कैसे हैं। एक बॉन्ड इस कोने पर है, एक बॉन्ड इस कोने पे है, एक बॉन्ड इस कोने से जुड़ा है, एक बॉन्ड इस कोने से जुड़ा है। तो बताओ पिरामिड दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बताओ, ये दिख रहा है ना। अब यहां भी समकक्ष विपक्ष रूप बनेंगे। देखो, मान लो दो ए यहां जुड़े होते और दो बी यहां जुड़े होते, तो बताओ दोनों ए सेम साइड में है या नहीं है ना? तो कौन सा रूप हो गया ये? समकक्ष। और कार्बन जो होता है वो एकल बंध की स्थिति में समकक्ष विपक्ष रूप नहीं बनाता, इसलिए वर्ग पिरामिडी को भी स्वीकार नहीं किया गया। क्लियर? अब फिर स्वीकार कौन सी की गई? स्वीकार की गई चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में दोनों ए चाहे यहां जुड़े हों, चाहे दोनों ए यहां जुड़े हों, और चाहे दोनों ए यहां जुड़े हों, ये बराबर दूरी पर है बिल्कुल,
अपने को ऐसे लग रहा है कि ये दूरी ये पास में, ऐसे लग रहा है कि ये पास में है, ये पास में नहीं है। सभी के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, सभी के बीच। यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है। हर बंद 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर है। स्ट्रक्चर ऐसे है, देखो ये मान लो कार्बन है, मेरे हाथ की ओर ध्यान रखना, ये कार्बन है, एक बंद ऊपर है ऐसे, ठीक है, एक बंद इस साइड है ऐसे, एक बंद इस साइड है ऐसे, एक बंद इस साइड है ऐसे। तो बताओ सारे बराबर दूरी पे होंगे या नहीं होंगे, बताओ। एक इधर गया आगे की ओर, एक इधर गया इस साइड में, एक इधर गया इस साइड में, एक गया ऊपर की ओर, सारे बराबर दूरी पर हैं, जहां से मर्जी देख लो, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या समपक्ष विपक्ष बनेगा क्या फिर, जब सभी बराबर नहीं बनेगा, सभी बराबर दूरी पर है, समपक्ष विपक्ष नहीं बनेगा। इसलिए ये संरचना स्वीकार की गई और ये संरचना देन थी वान टॉफ लीबेल की। अब आपसे पूछ सकता है कार्बन कौन सी संरचना में समपक्ष विपक्ष रूप नहीं बनाता, वर्ग समतलीय में नहीं बनाता, चतुष्फलकीय में, टेट्राहेड्रल में, चतुष्फलकीय में, चतुष्फलकीय में कार्बन समपक्ष विपक्ष रूप नहीं बनाता होता, ठीक है। अब आई कैकुले संरचना, कैकुले संरचना जो कि बेंजीन की थी, कई संरचनाएं दी गई थी बेंजीन की, एरोमेटिक यौगिकों की बहुत सारी संरचना है। कैकुले संरचना जो हम लोग बनाते हैं ना, ये कैकुले है, देखो हम लोग इसके एकांतर क्रम में द्विबंध लगाते हैं ना ऐसे, ये कैकुले संरचना है, कैकुले स्ट्रक्चर, ये कैकुले स्ट्रक्चर है, समझ गए। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे बनाते हैं ना बेंजीन की संरचना ऐसे, तो हम लोग कैकुले संरचना का निर्माण करते हैं। फिर एक आई क्लोस संरचना, क्लाउज स्ट्रक्चर है वैसे ये, क्लाउज या क्लोज, क्लोज बोले इसको, क्लोज, क्लोज भी मत बोले। क्लोज का मतलब क्या होता है बताओ, क्लोज का मतलब, क्लोज क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है क्लोज का, हिंदी मीनिंग बंद। तो आपने क्या करना है, इसमें से बंद कर देना है संरचना को। बंद करने का मतलब क्या है, देखो इधर वाला बंद लाए इधर, इधर वाला बंद 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 इधर, और यहाँ पे सारों का ताला जड़ दिया, ये बंद होगी स्ट्रक्चर, पैक स्ट्रक्चर है ये, बिल्कुल बंद कर दिया, सारे सारे कार्बन एक दूसरे से बांध के छोड़ दिए हमने, बीच में जोड़ देना है। ये क्लाउज ने दी थी ये संरचना, क्लाउज ने, तो इसलिए इसको क्लाउज या क्लोज संरचना बोला जाता है। याद रखने का तरीका है, क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना, तो बंद कैसे करेंगे, जैसे ये देखो यहाँ से इससे एक बंद निकालेंगे, 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 इनको बीच में जोड़ देंगे, ये बंद हो जाएगी। क्लियर, रह जाएगी याद। आपको स्ट्रक्चर पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे बना के, भाई ये कौन सी संरचना है, अभी तक पूछा नहीं हुआ, कभी भी पूछ ले तो कौन सी है ये, क्लोज संरचना, क्लोज संरचना। अब एक होती है डेवार स्ट्रक्चर, डेवार, डेवार, डेवार याद रखने का तरीका है दीवार, मिलता जुलता ना, डेवार यानी दीवार, दीवार, तो दीवार खींच देनी है। कैसे खींचनी है दीवार, देखो ये रिंग हो गई बेंजीन वाली, बिल्कुल सेंटर में एक दीवार खींच देनी है, ये दीवार खींच दी दीवार, बिल्कुल बीच में दीवार आ गई ना सेंटर में, दो भागों में बांट दिया दीवार खींच के, इसको समझ रहे हो बात को। तो दीवार का हिंट मिल जाएगा आपको, बीचों बीच दीवार होएगी, अब बाकी बॉन्ड ऐसे होंगे, देखो यानी बिल्कुल दो बराबर भागों में बंटेगी। जब दीवार खींच देंगे ना अपने, तो बेंजीन दो बराबर भागों में बंट जाएगी। क्लियर, जब दीवार खींच देंगे तो बेंजीन दो बराबर भागों में बंट जाएगी। आगे समझ। नेक्स्ट आती है बेयर संरचना, बेयर, बेयर में क्या याद रखना है, बेयर याद रखने के तरीके दे रहा हूं आपको। बेयर स्ट्रक्चर, बेयर ने क्या किया, जो हमने ताला लगाया था ना पीछे, बंद की थी ना संरचना, ताला लगाया था जो पीछे, बेयर ने वो ताला खोल दिया, बेयर क्या किया, वो ताला खोल दिया, यानी अब संरचना तो वही है, देखो ऐसे
पर उन बंधों को जोड़ना नहीं है। वो जोड़े थे ना क्लोज में, क्लोज में क्या किया हमने, यहां से बंध निकाला, 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 यहां बंद कर दिया, इसको पैक कर दिया, ताला लगा दिया। अब बेयर ने क्या किया, इस ताले को खोल दिया, यानी अभी बंद बस चिपका के नहीं दिखाओगे, ये बेयर स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब आती है लास्ट, लेडेनबर्ग, लेडेनबर्ग स्ट्रक्चर। लेडेनबर्ग ने क्या कहा, लेडेनबर्ग ने कहा कि कार्बन की प्रिज्म संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? प्रिज्म जैसी। प्रिज्म आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बुक से बताता हूं। ये बुक दिख रही है मेरे हाथ में, अगर मैं इस बुक को ओपन कर दूं, देखो ये मैंने खोल दिया, बुक को खोल दिया, दिख रही है किताब खुली हुई। अब इसमें कार्बन देखिए, 6 कार्बन आगे देखो, एक कार्बन ये रहा यहां ऊपर दिख रहा है, एक कार्बन ये 2, एक कार्बन ये 3, एक कार्बन ये 4, एक कार्बन ये 5 और एक कार्बन ये 6। ये वाला कार्बन छठा दिख गया, समझ गए? 6 कार्बन, 3 ये हो गए, देखो 1 2 3 और 3 ये हो गए, 1 2 3, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। तो ये प्रिज्म स्ट्रक्चर बन गई। अगर इसको ऐसे खड़ा कर देना अपने, इस किताब को ऐसे खोल के, तो ये प्रिज्म की संरचना बन जाती है। तो मैं इसको खोल के खड़ा कर रहा हूं, देखना, बुक ओपन कर रहा हूं, देखो ऐसे ही होगी ओपन बुक। समझ गए? ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, है ना? चाहे ऐसे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बना दो तो भी चल जाएगी। ये बुक ओपन हो गई। क्लियर? अब इनको जोड़ देना ऐसे, दिख रही है बुक ओपन हुई हुई। अब ये प्रिज्म बन गया, देखो जब इसको मिला दोगे ना यहां से, ये प्रिज्म ऐसा ही होता है बिल्कुल, ये प्रिज्म होता है। तो इसको बोलते हैं लेडेनबर्ग की प्रिज्म स्ट्रक्चर। तो ये बेंजीन की संरचनाएं दी गई थी, कौन कौन सी? कैकुले, कैकुले के बाद क्लाउज, डेवार, बेयर और लेडेनबर्ग, 5 संरचनाएं दी थी। लेकिन जो सर्वमान्य संरचना है, जिसको मान्यता मिली, वो थी कैकुले की संरचना। कौन सी? कैकुले की संरचना। कैकुले की 2 संरचनाएं हैं। कैकुले ने 2 संरचनाएं प्रस्तावित की थी बेंजीन की। अनुनाद के कारण ऐसा होता है, बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है। अब हमने एकांतर क्रम में द्विबंध लगाना है, तो मैंने एक लगा दिया इधर, एक लगा दिया इधर, एक लगा दिया इधर, ये कैकुले स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसमें अनुनाद होगा ना जब, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये अनुनाद बन गया इसका। समझ आई या नहीं यही बात? डबल बॉन्ड घूम गए। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है कैकुले की, ये सेकंड संरचना है। तो कैकुले की कितनी संरचनाएं होती है? कैकुले की कितनी, बेंजीन की कितनी कैकुले संरचनाएं प्रस्तावित की गई हैं? कितनी कैकुले संरचनाएं बेंजीन में? 2 कैकुले संरचनाएं हैं। ठीक है, कल हम इसके अनुनाद को भी डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस को भी डिस्कस करेंगे कैकुले के पूरे। और अब मैं संकरण, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सबसे, जहां से फाइनली आपका क्वेश्चन निकलने वाला है, संकरण। संकरण में आपने क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण में आपने क्या करना है? सिग्मा बंध और लोन पेयर जोड़ने हैं। सिग्मा बंध और लोन पेयर, एकाकी युग्म जोड़ने हैं, युग्म यानी जोड़ा, और अपना उत्तर निकालना है। आपको जो ऑप्शन देगा ना, वो ऑप्शन होंगे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। हालांकि इस चैप्टर में आपके ये 3 ही है,
ठीक है ना, लेकिन हम सारे डिस्कस कर लेंगे। sp3d3, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है। अब बताओ sp में, sp देखो s कितने और p कितने हैं बताओ, इसमें s कितने हैं, एक s एक p है, तो टोटल कितने हो गए 2। तो इसमें सिग्मा बंद और लोन पेयर को जोड़ोगे ना तो आपका उत्तर 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो sp आएगा, sp वो ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। इसको टोटल करके देखो sp2 का कितने बताओ, टोटल sp2 टोटल कितने हैं, 3 है, एक s 2 p है ना, तो यहाँ आपका उत्तर 3 आएगा टोटल इनको जोड़ने पर। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। sp3 में बताओ टोटल कितने, sp3 में 4, एक s 3 p है ना, एक s 3 p, तो इसका टोटल 4 आएगा। sp3d में बताओ कितने टोटल, sp3d में 5, तो इसका टोटल 5 आएगा। sp3d2 में बताओ, sp3d2 में, sp3d2 में 6 है ना, sp3 d2 6 होगा टोटल। sp3d3 में बताओ, sp3d3 में 7 है ना। अब देखो संकरण कैसे निकालना है। जैसे मैंने निकाला CH4 का, CH4 में कार्बन का संकरण, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो CH4 को आप ओपन कर लें अपने हिसाब से, जैसे आपका मन करता है वैसे ओपन कर लें। अब आप ये देखें कार्बन कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है कार्बन, 6 नंबर पे है ना, 6 नंबर पे आता है। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 4, तो बाह्य कोश में 4 है। 4 में से एक इस बंध में आ गया, 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 क्योंकि ये 4 बंध बना गया, तो चारों के चारों बंध बनाने में यूज हो गए, चारों के चारों बंध बना गए, तो कोई फ्री बचा क्या, नहीं बचा, फ्री नहीं बचा, नहीं बचा फ्री, तो इलेक्ट्रॉन फ्री बचा नहीं, यानी एकाकी युग्म तो हो गया 0। आपको एकाकी युग्म चाहिए, एकाकी युग्म हो गया 0, लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा इसके पास। सिग्मा बंध गिन लो कितने बंध बने इसके, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितने सिग्मा बन गए, तो सिग्मा बंध बन गए 4, सिग्मा बंध बन गए 4, और जोड़ा इसके पास कोई बचा नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो 4 + 0, 4 + 0 कितना आएगा, 4 + 0 4। तो जब उत्तर आपका 4 आ गया तो आप संकरण देख लें, sp3 निकल जाएगा। तो sp3 संकरण है कार्बन का। क्लियर। और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखते हैं अपने। जैसे मेरे को दे दिया SF4, SF4 में S का संकरण, तो S वाली लाइन आवर्त सारणी में, S वाली लाइन, S किस लाइन में आता है आवर्त सारणी में, कौन सी लाइन में S आता है, ऑक्सीजन वाली लाइन में है ना, आवर्त सारणी की ऑक्सीजन वाली लाइन में आता है। ये अगर लाइन आपको पता लग जाए ना, थोड़े इलेक्ट्रॉन गिनने आसान हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन वाली लाइन में आता है S। अब आप O देख लो, पहला पहला तत्व देख लो, O बताओ कितने नंबर पे आता है, O 8 नंबर पे आता है। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 6 है ना, 8 नंबर पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 6। तो बाह्य कोश में कितने हैं, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबके बाह्य कोश में 6 ही हैं, इस पूरी लाइन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो मान लो Te वाला भी दे देता ना अपने को, जैसे ये दे देता TeCl4, तो अपने को Te तक थोड़ी जाते, Te तो बहुत आगे आएगा आवर्त सारणी में। अपने O वाली लाइन में सोच लेते भाई, T O वाली लाइन में, तो आप O के बाह्य कोश का हिसाब लगा लो, तो Te के बाह्य कोश का हिसाब अपने आप लग जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई। और O वाला क्विकली हो जाता है। पहला तत्व तो बहुत सुख है, पहला 8 नंबर पे आया, पहले कोश में 2, दूसरे में 6, तो बाह्य कोश में 6, सब इस लाइन के पूरे के बाह्य कोश में 6। समझ आई बात या नहीं आई, लग गया पता। अब आप SF4 करके देखें, SF4 अपनी मर्जी से लिख लें। अब बताओ S के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, S के बाह्य कोश में 6, S के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है।
6 में से एक गया इस बंद में, एक गया इस बंद में, एक गया इस बंद में, एक गया इस बंद में। कितने गए बंद बनाने में? पीछे कितने बच गए? 2 बच गए, है ना, 2 बच गए। तो एक जोड़ा बच गया। देखो 2 का मतलब एक जोड़ा, तो 4 तो सिग्मा ही बन गए इसमें, 4 तो सिग्मा बन गए। देखो 1 2 3 4 बन गए 4 सिग्मा। क्लियर? और जोड़ा कितना आ गया इलेक्ट्रॉन का? जोड़ा एक जोड़ा आ गया, एक आ गया जोड़ा, एक लोन पेयर आ गया। अब बताओ टोटल उत्तर कितना बन गया? 4 सिग्मा थे, एक लोन पेयर था, टोटल उत्तर बन गया 5। जब उत्तर 5 बन गया तो संकरण आ गया sp3d। बहुत सौखा है काम, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? अब अगला एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल मैं और दूंगा आपको, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भिजवा दूंगा शाम को, ठीक है? वो आपने सोल्व करके देखना है, ग्रुप में आ जाएगा असाइनमेंट, ठीक है? उसमें सारा का संकलन निकाल के देखोगे। अब अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे को दे दिया उसने IF5, IF5। अब I बताओ कौन सी लाइन में आता है आवर्त सारणी? आपको कहेगा IF5 में I का संकरण, I कौन सी लाइन में आता है? हैलोजन वाली लाइन में, FClBrI एक ही लाइन में आते हैं ना। अब आप I तो आता है 53 नंबर पे, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, आप F को सोल्व कर लो। F कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में? F कितने नंबर पे आता है? F O के जस्ट बाद आता है, O के बाद ही F आता है ना। 9 पे आता है F, 9 पे। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले कोष में 2, दूसरे में बचे 7, है ना। बाह्य कोष में 7 आ गए, बाह्य कोष के गिन लेने 7 आ गए। अब आप सीधा हिसाब लगा लो, IF5 में 5 तो बंद ही बन गए, पीछे बच कितने गए बताओ? 5 तो बंद ही बन गए, 7 में से 5 तो बंद बनाने में गए, पीछे कितने बच गए? 2। तो जब F के पास 7 है ना बाह्य कोष में, तो पूरी लाइन के पास 7 ही होंगे, तो I के पास भी 7 ही हैं। 7 में से 5 बंद बनाने में गए, 2 बच गए, यानी एक जोड़ा बच गया। अब बताओ सिग्मा बंद कितने? सिग्मा बंद 5, और जोड़ा कितना? 1, टोटल कितना? 6 आ गया, 5 और 1 6, है ना। 5 और 1 6, टोटल 6 आ गया। तो संकरण हो जाएगा sp3d2, sp3d2। वो तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप तो ये उत्तर निकाल लें, उसके बाद अगला आपको ऑप्शन देगा sp3d है, sp3 है, sp3d2 है या sp3d3 है। आप 6 गिन लें, जिसमें 6 आ रहे हैं वो आपका उत्तर है। समझ आइए नहीं यही बात? अब एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, फिर आपको सोल्व करने के लिए एग्जाम्पल असाइनमेंट में आ जाएंगे। XeF2, XeF2, Xe कौन सी लाइन में आता है बताओ आवर्त सारणी की? Xe जिनोन, अकीरिया गैस, और अकीरिया गैस का अष्टक पूरा होता है, मतलब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकीरिया गैस आती तो सीधा देख लो, इसका अष्टक पूरा बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से बंद कितने बना के बताओ इसके? 2, पीछे बचे कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 जोड़े बनाओ, कितने जोड़े बन जाएंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े बन गए। बंद कितने बने? बंद सिग्मा बंद कितने बने? 2 सिग्मा बंद बने। और जोड़े कितने आ गए इलेक्ट्रॉन के जोड़े? तो टोटल कितना होगा? टोटल 5। तो संकरण आ जाएगा sp3d, sp3d संकरण आ जाएगा। समझ आई है नहीं यही बात? अभी आज हमने सारे सिग्मा बॉन्ड लिए हैं ना, और हमारा ये चैप्टर है ना पाई बॉन्ड को साथ लेके चलता है। अपने कल पाई बॉन्ड वाले एग्जाम्पल भी उठाएंगे इसके सारे, और कल हम ये यूनिट कंप्लीट कर देंगे। आप देखो इसमें पाई बॉन्ड साथ लेके चलता है वो, देखो आप ये रहा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा और पाई बंद दोनों को लेके चलता है, मल्टीपल बॉन्डिंग को लेके चलता है ये। मल्टीपल बॉन्डिंग में सिग्मा बंद और सिग्मा और पाई दोनों आते हैं ना। अभी आज हमने सिग्मा बंद वाले डिस्कस कर लिए, कल आपको 1-2 एग्जाम्पल पाई वाले करूँगा। पाई गिनना ही नहीं होता, सिग्मा ही गिनने होते हैं, आपने पाई तो गिनना ही नहीं। आपका काम क्या है? आपने सिग्मा बंद लेने हैं, और क्या लेना है?
लोन पेयर लेना है बस, है ना। पाई बंद का कोई रोल नहीं है, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। समझ आ गया संकलन सभी को?